देखिए रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। आज हम लोग बेसिक कंप्लीट हो गया था, बीच में हम लोग क्लास जो है वो कंडक्ट हो ही नहीं पा रहे थे। पहले 2 वीक तो क्लास हम वेट किए बट कोई ज्वाइन नहीं किया, और लास्ट वीक जो है मेरा तबीयत ठीक है सर। रीडिंग कर लो मेटेरियल कॉस्टिंग। मेटेरियल कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग का मतलब था कि किस तरीके से हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसे हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मेटेरियल कॉस्ट बोला है, यानी मेटेरियल के कॉस्ट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सीखना है? हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल। मेटेरियल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें वो हम लोग को सीखना है। अच्छा, अब देखो जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लोग अगर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को हमेशा कॉस्ट के केस में खुद को मैन्युफैक्चरर ही समझना होता है। ठीक है, अगर हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अगर हम लोग सर्विस बेच रहे हैं तो वैसे तो प्रोडक्ट में हम लोग को रॉ मटेरियल हमेशा जरूरत होगा, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। लेबर का जरूरत होगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए लेबर का जरूरत होगा, और जरूरत होता है ओवरहेड का। ओवरहेड का मतलब होता है सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। ये सब देखो हम लोग बेसिक वाले क्लास में जो है पढ़े थे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है ना वो मेटेरियल का ही होता है। 80% से लेके 90%, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट बनाने में जैसे रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड लगता है, तो सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो हमेशा मेटेरियल का ही होता है। लगभग 80 से 90% खर्चा जो है मेटेरियल का लग जाता है। इसीलिए मेटेरियल का जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से जो है सोच समझ के देखना पड़ता है। ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से मेटेरियल के कॉस्ट को हम लोग क्या कर सके, कितना रिड्यूस कर पाए, या फिर जो भी कॉस्ट है उसे किस तरीके से कंट्रोल करें। तो देखो थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि हम लोग मान लो एक जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो मान लो शर्ट है, तो शर्ट बेचते हैं। अच्छा, अब ये शर्ट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा, एक शर्ट बन के रेडी होने के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा उस वो होता है शर्ट में जो कपड़ा लगा हुआ रहता है, यानी शर्ट का जो फैब्रिक होता है, उसमें जो बटन होता है। अच्छा, और क्या लग सकता है? मशीन। ठीक है, मशीन का यूज होगा। ऑयल यूज और मशीन। ठीक है, मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए ऑयल का यूज होगा वो। थ्रेड। ठीक है, तो एटसेट्रा इस तरीके का बहुत सारा चीजों का हमें जरूरत है। अब अगर हम लोग बेसिक वाला क्लास पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये जितने भी मटेरियल आइटम मैंने लिखा है रैंडमली, इसमें अगर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो बता सकते हो कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। जैसे ये मशीन हटा दो, वैसे मशीन तो कोई मटेरियल होता नहीं है,
तो ऑयल यूज फॉर मशीन यही सही है, ठीक है। मतलब मेटेरियल का मतलब तो कोई सब्सटेंस होता है ना, तो मशीन तो कोई मेटेरियल नहीं है, तो ऑयल यूज्ड इन मशीन ट्रेड एक्सेट्रा। तो मैंने मेटेरियल का नाम लिखा है। तो मेरा क्वेश्चन है डायरेक्ट मेटेरियल और इनडायरेक्ट। बोलो क्या क्या डायरेक्ट मेटेरियल होगा और क्या क्या इनडायरेक्ट मटेरियल। ये जो लिखा है सभी मटेरियल है, फैब्रिक भी मटेरियल है, बटन भी मटेरियल है, ऑयल भी मटेरियल है, थ्रेड भी मटेरियल है। फैब्रिक डायरेक्ट होगा, बाकी सब इनडायरेक्ट। ये वाला डायरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, और इनडायरेक्ट में हम लोग का हो जाएगा बटन, ठीक है, ऑयल और मशीन और थ्रेड। अब इसमें देखो बटन जो है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि अब डिपेंड कर रहा है कि अगर हम लोग महंगा बटन लगा रहे हैं, जैसे कि वो पीस पर पीस के हिसाब से खरीदा है, ठीक है, कि एक बटन 50 रुपए का मान लो, ठीक है, ये शर्ट है। लोगों ने अगर एक बटन पीस के हिसाब से खरीदा है, मान लो यहाँ 3 बटन लगे हैं, तो एक बटन एक एक बटन मान लो @50 करके अगर हम लोगों ने परचेज किया, 50 पर पीस करके, थोड़ा महंगा है ये बटन, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो आइडेंटिफाई हो, ठीक है, आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स में इजीली जो आइडेंटिफाई हो जाए वही हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो अगर हम लोग एक शर्ट में कितने रुपए का बटन लगा है ये सोच सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एक बटन 50 रुपए का है तो फिर 3 बटन 150 रुपए का हो गया, तो शर्ट में 150 रुपए का बटन लगा हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बटन मेरा डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने ह्यूज क्वांटिटी में बटन खरीद लिया था, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में बटन खरीद लिया था कि भाई मैंने 100 रुपए का इतना सारा बटन खरीद लिया, बहुत सारा, ठीक है। अब उसमें से जैसा जैसा ऑर्डर आता है तो कलर मैच करके हम लोग लगा देते हैं शर्ट। तो उस केस में हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आसानी से कि एक बटन कितने रुपए का है, एक शर्ट में कितने रुपए का बटन लगा है। तो उस केस में बटन हम लोग का इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो बटन डायरेक्ट भी हो सकता है, बटन जो है इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों में ही जा सकता है। डिपेंड कर रहा है कि क्या सिचुएशन है, क्या 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाइबल है तो डायरेक्ट, अगर नहीं है तो फिर इनडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अब हम लोग को क्या करना है, देखो अब हम लोग को ये जो शर्ट में ये जितने भी मटेरियल लग रहा है, लेबर का खर्चा, लेबर यानी टेलर जो इसे बनाएगा, ठीक है, सारे खर्चे को ऐड करना है। सारे खर्चे को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारे खर्चे को ऐड करने से हमें कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट मिलेगा। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, मटेरियल का खर्चा, गुड आफ्टरनून मैम। मटेरियल का खर्चा, ठीक है, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, ये सब ऐड करने से हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। और इस टोटल कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड करके ये पता कर पाएंगे कि ये शर्ट हमें कितने में बेचना है, तो दैट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमें डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो क्योंकि इनडायरेक्ट जो है वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इतना पेज छूट गया।
इनडायरेक्ट मटेरियल तो हम लोग ओवरहेड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जो मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस टॉपिक में हमें डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करने आना चाहिए। लेबर के चैप्टर में लेबर का कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, ओवरहेड के चैप्टर में ओवरहेड का कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमें क्या करना है। देखो अगर मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट कंट्रोल करता है, ठीक है, कि एक इस तरीके का शर्ट का, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी होता है, अलग अलग वेराइटीज होता है, कि भाई ऐसे चीजों का ऐसा दाम है, तो मार्केट नॉर्मली जो है ये सब प्राइस को रेगुलेट करता है, या फिर मार्केट ही जो है ये प्राइस आइडेंटिफाई करता है या लेके चलता है, ठीक है। तो देखो अब जैसे मान लो कि ये शर्ट का प्राइस है, टोटल कॉस्ट पड़ जाता है इसको बनाने का 700 रुपए, और 300 रुपए प्रॉफिट रख के मान लो ये 1000 रुपए में मार्केट में ऐसा शर्ट जो है बिकता है। लेकिन अगर कोई देखो 1000 रुपए से कोई चाहे तो कम में बेच सकता है, ज्यादा में नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकता है क्यों? क्योंकि देखो अब कोई लेगा नहीं ना, क्योंकि हर एक चीज का एक मार्केट रेट होता है, उससे ज्यादा में अगर कोई बेचेगा तो वो ज्यादा दिन बेच नहीं पाएगा। अगर किसी एक दो इंसान को बेच भी दे, ज्यादा दिन तो बेच नहीं पाएगा ना, क्योंकि मार्केट प्राइस होता है हर एक चीज का। तो अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें कॉस्ट को रिड्यूस करने का सोचना पड़ेगा। अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करने का सोचना पड़ेगा, बट कोई भी मटेरियल वगैरह को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार क्वालिटी का मटेरियल लगा दिया या फिर अनस्किल्ड लेबर से काम करवा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, बट सारी चीजों को मेंटेन करते हुए, मतलब क्वालिटी वगैरह मेंटेन करते हुए। तो अभी तो हम लोग मटेरियल कॉस्ट का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग मटेरियल के कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम ये 700 रुपए का और कम कर पाए तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होने का चांसेस होगा। क्योंकि मार्केट प्राइस को हम ज्यादा करके प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, ज्यादा दिन ये टेक्निक नहीं चलेगा। हमें कॉस्ट को रिड्यूस करने आना चाहिए, ठीक है। तो अब कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करेंगे, तो मटेरियल कॉस्ट पड़ रहा है, तो अब हमें ये सोचना है कि मटेरियल कॉस्ट को कैसे जो है हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग मटेरियल को प्रोक्योर करेंगे तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम लोग मटेरियल परचेस करेंगे, ठीक है, या उसका यूज करेंगे, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर मेन है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ये प्रोसीड्यूर हम लोग का कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम लोग का कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट, एट द राइट टाइम, हमें सही टाइम पे मटेरियल खरीदना चाहिए। सेकंड हो जाएगा इन राइट क्वांटिटी, इन राइट क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी में परचेस करना चाहिए फ्रॉम राइट सप्लायर, सही सप्लायर से परचेस करना चाहिए, ठीक है। तो देखो राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, या फिर राइट सप्लायर, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये पर्सन मिस्टर ए, ठीक है, ये क्या है, ये शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, शर्ट मैन्युफैक्चरर है। इनके पास मान लो ऑर्डर आया है 1000 शर्ट्स का, ठीक है, 1000 शर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है। अब मान लो 1000 शर्ट बनाने के लिए जो मटेरियल यानी जो कपड़ा चाहिए या फैब्रिक चाहिए वो है, अंदाजे से लिख रहे हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, 850 मीटर फैब्रिक चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ही उनके पास ऑर्डर आएगा तो उनको तो एस्टिमेट करना स्टार्ट करना है ना, कि भाई 1000 शर्ट का ऑर्डर तो मैंने ले लिया, अब ये बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर टेलर को लगवाना पड़ेगा काम पे ताकि टाइम पे सारा चीज बन के रेडी हो जाए, ठीक है। तो अभी क्योंकि मटेरियल पड़ रहे हैं तो मटेरियल पे ही बात करेंगे।
तो अगर 850 मीटर कपड़ा चाहिए तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या इनके पास ये शर्ट बनाने के लिए कोई कपड़ा अवेलेबल, मतलब फैब्रिक ऑलरेडी इनके पास कुछ अवेलेबल है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि अवेलेबल फैब्रिक है 500 मीटर, इनके पास पहले से सेम फैब्रिक 500 मीटर जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इन्हें कितना फैब्रिक और चाहिए ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, रिक्वायरमेंट कितना चाहिए। 50 मीटर। तो रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फैब्रिक है 350 मीटर, 850 माइनस 500, तो 350 मीटर इनको इसका मतलब परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब कब परचेज करें, बात ये है कि ये 350 मीटर कब परचेज करें, क्या पहले 350 मीटर परचेज करें फिर शर्ट बनाना स्टार्ट करें, या फिर जो अवेलेबल है उससे शर्ट बनाना स्टार्ट कर दे, क्या करना चाहिए। स्टार्ट कर देना चाहिए पहले। स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो कितना सारा बन जाएगा जो अवेलेबल फैब्रिक है उससे, नंबर ऑफ शर्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अवेलेबल फैब्रिक, अवेलेबल फैब्रिक से कितना सारा शर्ट बन जाएगा। तो 500 500 फैब्रिक है, 500 मीटर, ठीक है। तो 1000 शर्ट के लिए 850 मीटर चाहिए, तो 500 मीटर से कितना शर्ट बन जाएगा। तो 25। 1000 शर्ट के लिए अगर 850 मीटर फैब्रिक चाहिए तो 500 मीटर से कितना शर्ट बनेगा। 850 से 1000 बनता है, तो 1 मीटर से 1000 बाई 850, तो 500 मीटर से कितना बनेगा। कितना बनेगा? 588। 580। तो 588 शर्ट्स 588 शर्ट्स जो है वो बना सकते हैं जो अवेलेबल फैब्रिक है उससे, ठीक है। तो अब लेकिन इनको पता है कि उससे ऑर्डर तो पूरा होगा नहीं, इन्हें 350 मीटर कपड़ा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये 350 मीटर जो फैब्रिक है ये कब लाए, क्या 588 शर्ट पूरा बन जाने के बाद लाए, या फिर पहले ही ले लेना चाहिए, कितना पहले लेना चाहिए। देखो, एक तो स्टार्ट कर देना चाहिए काम, ऑर्डर आ गया है तो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है। अब जितना मटेरियल उससे 588 शर्ट बन जाएगा, 350 मीटर लाना पड़ेगा, तो राइट टाइम क्या है, कब लाएं। क्या 588 शर्ट्स बन जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाने जाए, या फिर ये बनते बनते ही लेके आ जाना चाहिए। अगर बनते पूरा बनते फ्लाई। हाँ, अगर पूरा खत्म करने के बाद जाएंगे तो फिर वर्कर तो खाली बैठे रहेंगे ना। तो मान लेते हैं कि 580 शर्ट, ये एक एजम्पशन है, ठीक है, कि 580 शर्ट बन गया, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि 580 ही क्यों मैंने लिखा, ये एक एग्जांपल है, तुम लोग 582 भी कर सकते हो, 87 भी कर सकते हो, कि भाई एक शर्ट बनने को अभी बाकी है और हम लोग जा रहे हैं लाने के लिए, ठीक है। तो राइट टाइम क्या होता है, बस इतना समझो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 588 शर्ट पूरा बन गया फिर बैठा है वर्कर, अभी कपड़ा आएगा फिर से बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब काम कंप्लीट होने के पहले ही लेके आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि राइट टाइम, राइट टाइम इसको बोलते हैं। मतलब कुछ हम लोग कुछ भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो भी मटेरियल है
वो पूरा खाली ना हो जाए, स्टॉक आउट ना हो जाए, पूरा खाली ना हो जाए, वो काम चलते चलते ही हमें लेके आ जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी क्या हो, कितना लाना चाहिए, राइट क्वांटिटी क्या होगा, हमें वैसे चाहिए तो 350 मीटर, क्या हम लोग 350 मीटर ही लाए या उससे ज्यादा कम लाए? चाहिए तो 350 मीटर, 350 मीटर चाहिए, तो क्या इतना ही लाए या फिर उससे थोड़ा ज्यादा या कम लाए, क्या करें? कम तो क्या लाओगे, कम से तो काम नहीं। तो थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा लेके आना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम रुक जाए। हो ही सकता है, टेलर भी इंसान होता है, अगर उससे कुछ भी गलती हो गया या कोई कपड़ा खराब निकल गया, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में हमें ज्यादा लाना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग 400 मीटर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब कितना ज्यादा लाएंगे, ये डिपेंड करता है कि किसका कितना इन्वेस्टमेंट करने का जो है कैपेबिलिटी है। कि अगर जैसे मैंने लिख दिया 350 मीटर, इधर 400 मीटर, अब कोई चाहे तो 450 मीटर भी ला सकता है। देखो, बहुत ज्यादा भी लेके नहीं आना चाहिए, बहुत कम भी नहीं लाना चाहिए। एक तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि हम कितना इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर ज्यादा लेके आओगे तो उसमें तो पैसा अटक जाएगा ना, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है मेटेरियल में, पैसा ब्लॉक हो जाएगा बहुत एक्सेसिवली लाने से। स्टोरेज का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा चीजों को रखने के लिए, और मटेरियल खराब होने का भी, अगर खराब होने जैसा कोई आइटम है तो उसमें खराब होने का भी डर होता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लेके आओ, ठीक है, उतना लाओ कि अगर बाई चांस एग्जिस्टिंग जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग उसे सब्सटीट्यूट कर सके। ठीक है, सब्सटीट्यूट नहीं मतलब क्या बोलेंगे, उसे वो रिप्लेस कर ले, इतना हमारे पास अवेलेबिलिटी हो, तुरंत हम लोग रिप्लेस कर पाए। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम गिन गिन के 350 मीटर ही लाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर से हमें मार्केट जाना पड़े, तो उस हिसाब से हमें लेके आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट था राइट सप्लायर। राइट सप्लायर, तो राइट सप्लायर का मतलब किससे हमें जो है मटेरियल लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तीन सप्लायर है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। ठीक है, एक देता है ₹200 पर मीटर करके कपड़ा, एक देता है ₹180 पर मीटर करके, और एक जन देता है ₹199 पर मीटर करके। ठीक है, तो अगर मैंने जस्ट इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है तो ये इंफॉर्मेशन पढ़ के क्या लग रहा है, किससे लेना चाहिए हमें? 180 वाला से। 180 वाला, क्योंकि ये लग रहा है हमें कि इसका कॉस्ट तो कम है इस वजह से। लेकिन मान लो कि ये जो 180 मीटर प्रोवाइड करने वाला सप्लायर वाई है, ये हमारे जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है वहां से इतने दूरी पे है कि ये लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाएगा पर मीटर कपड़ा पे, मान लो यहाँ पर ₹23 करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ₹203 पर मीटर का कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें इसको चूज नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ हम लोग मटेरियल कॉस्ट देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि सस्ता है तो ले लेते हैं। ठीक है, एक तो क्वालिटी देखना पड़ेगा, दूसरा क्या इसमें हमारा कोई एडिशनल खर्चा लग जाएगा, कि अगर ये ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वर्चा लेके कितना हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक्स जो इसमें भी मान लो ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, और ये 200 दिख तो रहा है बट ये सप्लायर हमारे एकदम बगल में ही है, तो हम लोग जब चाहे इससे इजीली जो है एक्सेस करके ले सकते हैं। ठीक है, और तो फिर हमें एक्स को ही चूज करना चाहिए। तो राइट सप्लायर चूज करना भी चाहिए। जब तक हम लोग राइट टाइम, राइट क्वांटिटी और राइट सप्लायर को चूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपना कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए हमें ये तीन चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, अब अगर सप्लायर का हम कुछ पॉइंट यहाँ बता देते हैं कि राइट सप्लायर कौन होता है, जिसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब जो मटेरियल हमारा डिमांड है, ठीक है, हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरीके का मटेरियल पहले उन्होंने सप्लाई किया होगा, तो या फिर ऑलरेडी हम मार्केट में बहुत तरीके का मटेरियल ये सप्लाई करते हैं, मतलब ये मार्केट में बहुत दिन से है, ये होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा, देखो, अगर कोई किसी काम में बहुत पुराना है, ठीक है, तो हम लोग उस पर ज्यादा रिलाय
करते हैं। ठीक है, देखो कोई भी अगर न्यू कमर होता है ना, उस पर रिलायबिलिटी लोगों का कम होता है, धीरे धीरे परफॉर्मेंस के साथ साथ वो रिलायबिलिटी गेन होता है। तो वैसे ही अगर कोई सप्लायर जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, कि पहले इन्होंने ऐसा बहुत सप्लाई दिया है लोगों को, ऐसा काम किया है, तो हम लोग उससे ट्रस्ट करके ले सकते हैं कि वो गुड क्वालिटी का चीज देगा, ज्यादा पैसा भी नहीं लेगा। ठीक है, या फिर टाइम में दे देगा। टाइम में देना भी तो एक मैटर है ना, कि हम लोग टाइम पे तो ऑर्डर कर रहे हैं बट हमारे पास सामान टाइम पे नहीं आ रहा है, तो हमारा सप्लायर अगर टाइम पे हमें चीज नहीं देगा तो हम लोग कैसे अपना प्रोडक्शन का काम करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। फाइनेंशियल साउंड कंडीशन होना चाहिए। फाइनेंशियल साउंड कंडीशन होना चाहिए। फाइनेंशियल साउंड कंडीशन का मतलब है कि सप्लायर के पास भी पैसा वैसा होना चाहिए। देखो अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है नहीं, तो वो रॉ मटेरियल खरीदेगा कैसे, और खरीदेगा नहीं तो जिनको चाहिए उनको सप्लाई कैसे करेगा। जैसे तुम लोग कोई भी दुकान में जाके कुछ खरीदते हो, तो जैसे जैसे मान लो हम अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, तो मेरा जैसे परचेसिंग पावर होना चाहिए खरीदने का, तो वैसे जो शॉप ओपन करके बैठा है उसके पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, तब ना वो स्टॉक रखेगा। तो फाइनेंशियल साउंड कंडीशन ऐसा नहीं कि आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद वो सप्लाई दे ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तभी ना वो फटाफट इन्वेस्टमेंट करके जो है मटेरियल वगैरह अपने स्टॉक में रख पाएगा। फिर इसके बाद सप्लाई सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर बिफोर। मतलब हम लोग जैसा मटेरियल ढूंढ रहे हैं ये, वो तो बेटर है कि पहले भी इन्होंने इस तरीके के चीजों का सप्लाई किया हुआ है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर पहले भी लिया हुआ है। गारंटी और बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि गारंटी या बॉन्ड साइन हो जाता है कि आप लगातार 5 साल हमें ये मटेरियल सप्लाई करोगे ये रेट पे, इस तरीके का ना कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पर सप्लायर गारंटी लेता है कि हाँ हम बिना किसी ब्रेक के इस तरीके से सप्लाई देते जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो सप्लाई रुक गया अगर मटेरियल का तो काम बंद हो जाएगा ना। तो ऐसा सप्लायर मिलना भी, मतलब ऐसा सप्लायर ही चाहिए होता है कि जो नॉन स्टॉप हमें सप्लाई करे जब जैसा जरूरत हो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे कामों के लिए गारंटी या फिर बॉन्ड भी साइन कर लिया जाता है, सप्लायर से साइन करवाया जाता है कि भाई आप ये सप्लाई करते रहना। लोअर कोट। ठीक है, मतलब प्राइस जो है वो लोअर, मतलब लोअर कोटेशन होना चाहिए। अभी अभी इतना जो भी हम लोगों ने समझा है, ठीक है, इस चीज को हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, बाकी जो भी अभी बोला उस चीज को। तो सबसे पहले लिखेंगे मेटेरियल कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल मेटेरियल प्ले एन important part of cost of finished गुड्स। ठीक है, वो तो मैंने पहले ही समझाया कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो तो टोटल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टोटल कॉस्ट में सबसे वाइटल कॉस्ट मटेरियल वाला ही होता है। इन दिस चैप्टर we will consider only direct material cost। Direct material means cost of those materials
which can be identified in 1 unit of finished goods. ये भी हम लोग बेसिक वाले क्लास में कर चुके हैं कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है. There should not be a situation of मटेरियल स्टॉक आउट. मटेरियल स्टॉक आउट होना नहीं चाहिए, इसीलिए तो राइट टाइम पे परचेस करना चाहिए. अदरवाइज the production of finished goods will suffer. There should not be excessive storage of material, as that will increase our carrying cost, which means cost of keeping goods in store. There also chances of material getting damaged wastage that is normal loss. Salary of store keeper, store clerk, rent of store, insurance of store, stationery and printing, interest on capital or loan, material holder
for material held are carrying cost। तो देखो क्या लिखा है कि मटेरियल जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है फिनिश्ड गुड्स के लिए। फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि 80 से 90% कॉस्ट मटेरियल में इनकर्ड होता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल पढ़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब जो 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स में इजीली आइडेंटिफाइबल होता है। फिर बोल रहा है कि मटेरियल स्टॉक आउट सिचुएशन कभी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर फिनिश गुड्स जो है वो बनने में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद बोल रहा है कि जैसे स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, वैसे एक्सेसिव हमें स्टोर करके भी मटेरियल नहीं रखना चाहिए, उससे हमारा कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का खर्चा बढ़ेगा। और ये यही बोला है, कैरिंग कॉस्ट विच मीन्स कॉस्ट ऑफ कीपिंग गुड्स इन स्टोर, देयर ऑल्सो चांसेस ऑफ मटेरियल गेटिंग डैमेज्ड, वेस्टेज, दैट इज नॉर्मल लॉस। मतलब बोल रहा है कि मटेरियल का डैमेज होने का, वेस्टेज होने का भी चांसेस होगा अगर बहुत ज्यादा हम लोग खरीद लेते। फिर बोल रहा है कि कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, स्टोर कीपर का सैलरी, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब मटेरियल को रखने का खर्चा। अब स्टोर में अगर मटेरियल है तो स्टोर में एक स्टोर कीपर भी रखना पड़ता है, तो उनको दिया गया सैलरी वो भी कैरिंग कॉस्ट। स्टोर क्लर्क को दिया गया सैलरी वो भी कैरिंग कॉस्ट। रेंट of store, insurance of store, stationery and printing, interest on capital। तो देखो स्टोर क्लर्क का खर्चा ये तो समझ गए होंगे। रेंट ऑफ स्टोर मतलब अगर भाड़े पे लिया हुआ है तो वो। इंश्योरेंस ऑफ स्टोर, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन का मतलब है कि मटेरियल जो खरीदा है वो अगर लोन लेके खरीदा है तो उसपे इंटरेस्ट भी तो लग रहा होगा। तो ये सारा चीज होता है कैरिंग। अब देखो, जब भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारा दो कॉस्ट जो है इनकर्ड होता है ऑर्डर प्लेस करने का। एक होता है परचेज कॉस्ट, एक होता है एसोसिएट कॉस्ट। परचेज कॉस्ट जो है ये कभी भी हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में नहीं होता है, ये हमेशा कंट्रोल होता है मार्केट, ठीक है। मार्केट के थ्रू से कंट्रोल्ड बाय मार्केट। मार्केट जो रेट बोलेगा मटेरियल का हमें वही पे करना पड़ेगा। और एसोसिएट कॉस्ट में दो कॉस्ट इनकर्ड होता है, एक है कैरिंग कॉस्ट जिसका भी डिटेल्स देखो ऊपर लिखो, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है। और दूसरा हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है इसमें क्या क्या आ सकता है उसका हम एक छोटा सा लिस्ट बता देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर मतलब देखो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो जब भी मटेरियल खरीदा जाता है तो ऐसा नहीं कि मटेरियल का जरूरत हुआ खरीदने चले गए, बहुत सारे स्टेज से जाना पड़ता है। मतलब पहले तो देखो पता करना पड़ेगा कि मटेरियल है या नहीं, जिस मटेरियल को खरीदने के लिए बोला गया है। बोलता कौन है, स्टोर। पहले स्टोर में ढूंढा जाता है कि मटेरियल है कि नहीं, तो स्टोर कीपर वो बताएगा देख के कि मटेरियल है कि नहीं, ठीक है। फिर जो है जो परचेस करता है उनको रिटर्न रिक्वेस्ट देना पड़ता है, जो परचेस डिपार्टमेंट में होता है कि ये मटेरियल का जरूरत है। फिर परचेस डिपार्टमेंट उसे जो है परचेस करने के लिए सोचता है। तो बहुत सारे स्टेप्स में एक के बाद एक होता है, तो वही बोला है। तो ये पूरा प्रोसेस, ये जो एक के बाद एक प्रोसेस हो रहा है उसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर। तो ये परचेस ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट। फिर इनविटेशन ऑफ टेंडर, इनविटेशन ऑफ टेंडर। तो टेंडर जो है प्रोसेस किया जाता है, मतलब
न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि हमें इस तरीके का मटेरियल का जरूरत है, ठीक है। तो जो भी सप्लायर मार्केट में ऐसा मटेरियल बेचते हैं, ठीक है, वो एडवर्टाइज देखने के बाद, मतलब वो टेंडर ही होता है, उसके बाद वो अपना कोटेशन भेजते हैं कंपनी को कि मेरे पास ये मटेरियल है, हम इतने में ये मटेरियल जो है बेचने के लिए सोच रहे हैं। तो अपना अपना कोटेशन मेल करना पड़ता है, फिर कंपनी एक पर्टिकुलर डेट पे मीटिंग अरेंज करके सभी कोटेशन को ओपन करती है, और उसे जो बेस्ट लगता है उसके उस सप्लायर से वो परचेस करने का सोचती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, इसमें भी एक खर्चा होता है, एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजों का। तो ये इनविटेशन ऑफ टेंडर का मतलब ये हो गया। उसके बाद मेलिंग, बिलिंग एंड टाइम कंजम्पशन। तो मेलिंग, बिलिंग, ये सब करने का भी खर्चा होता है, टाइम लगता है। फिर टेंडर प्रोसेसिंग कॉस्ट। पहले तो टेंडर देना पड़ता है, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देने का खर्चा होता है, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, तो टेंडर एग्जीक्यूट होता है, तो टेंडर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लग जाता है। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, ठीक है। फिर जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर सप्लायर से हम लोग लेना चाहते हैं मटेरियल, तो फिर हमें वो इंस्पेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है कि मटेरियल कितना सही है, कितना मतलब जैसा बोल रहा है वैसा है कि नहीं, तो चेकिंग पे, तो इंस्पेक्शन। उसके बाद जब लेके आएंगे तो उसमें लग सकता है मेरा फ्रेट यानी भाड़ा, ठीक है। और एक चीज लिख देते हैं, फॉलोइंग अप डिलीवरी। डिलीवरी का फॉलो अप करना मतलब जैसे हमें पसंद आ गया, हम लोग लेना चाहते हैं, तो अब हम लोग ट्रैक कर पाए कि हाँ ये डिलीवरी हम लोग के पास कब तक आके पहुंचेगा, ठीक है, जो मटेरियल हम लोग चाह रहे हैं। तो ये सभी जो कॉस्ट है ना, ये सभी हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है। अच्छा, अब तो हमें क्या करना चाहिए, देखो, परचेस कॉस्ट, क्योंकि मुझे तो कॉस्ट कम करना पड़ेगा ना, तभी तो हम सस्ते में अच्छा चीज देंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो मुझे तो कॉस्ट कम करना है। अब मेरा यहाँ पर तो दो कॉस्ट, परचेस कॉस्ट और एसोसिएट, जिसमें परचेस कॉस्ट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो होगा वही पे करना पड़ेगा। लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो अगर हम लोग चाहे तो हम लोग सोच समझ के उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसा पॉसिबल है? तो देखो, सबसे पहला बात है कि मान लो कि हम लोग ईयरली 12 लाख यूनिट मेटेरियल रिक्वायरमेंट। अगर मुझे 12 लाख यूनिट ईयरली मेटेरियल का जरूरत है, तो अगर हम 12 लाख यूनिट एक ही बार में परचेस कर लेते हैं, ठीक है, एट ए टाइम अगर हम परचेस कर लेते हैं, तो मेरा कितना बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? अगर 12 लाख का मटेरियल हम एक ही बार में परचेस कर लेते हैं, तो कितना बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? एक बार। एक बार, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर वन टाइम। अब मान लेते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, मान लो ऑर्डरिंग कॉस्ट है @10 पर ऑर्डर, तो फिर इस केस में मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग जाएगा? 10 ही लगेगा। एक बार ऑर्डर करेंगे तो 10 रुपए ही लगेगा। लेकिन अगर हम 1 लाख यूनिट करके एट ए टाइम जो है मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना सारा हो जाएगा?
12 लाख का जरूरत है, 1 लाख यूनिट करके अगर हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर मेरा कितना सारा ऑर्डर हो जाएगा? 12 12 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। 12 टाइम्स 12 बार ऑर्डर हो जाएगा, तो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपए करके है तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोगों का नंबर ऑफ ऑर्डर अगर हम लोग का एक बार है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, अगर ज्यादा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा। सेम तरीके से कैरिंग कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा? तो अगर हम लोग एक बार में ही 12 लाख यूनिट रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं तो रखने का खर्चा क्या होगा? और अगर हम लोग 1 लाख यूनिट करके खरीद रहे हैं पूरे साल भर में तो फिर मेरा रखने का खर्चा क्या होगा? मतलब अमाउंट बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कैलकुलेट कर के लिए मैंने कोई डेटा दिया नहीं है। हम जस्ट इतना पूछ रहे हैं कि बोलो कैरिंग कॉस्ट किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा? 12 लाख यूनिट रखने का खर्चा ज्यादा है या 1 लाख यूनिट रखने का खर्चा ज्यादा है? उसी को समझ में आना चाहिए। 12 लाख यूनिट। 12 लाख यूनिट रखने से कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, जबकि 1 1 लाख यूनिट करके अगर लेंगे तो ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा। अब देखो, अगर 12 लाख यूनिट एट ए टाइम लेते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, जबकि 1 लाख यूनिट एट ए टाइम करके लेते हो तो कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ने से कैरिंग कॉस्ट कम होता है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को कुछ इस तरीके का ऑर्डर कंसेप्ट लेके आना है ताकि हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिट होता है। हमें देखना है कि कैरिंग कॉस्ट ऐसा कितना क्वांटिटी में ऑर्डर करे ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी जितना पड़े, कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही पड़े, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक का मतलब चीपेस्ट, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी का मतलब यूनिट टू बी ऑर्डर्ड इन एन ऑर्डर। एक बार ऑर्डर में कितने सारे क्वांटिटी में हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो ईओक्यू में क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होता है अगर हम लोग ईओक्यू बेसिस पे ऑर्डर करते हैं तो, ठीक है। और ईओक्यू क्या है? सबसे चीपेस्ट ऑर्डर है, मतलब इस क्वांटिटी में ऑर्डर करने से हमें सबसे सस्ता पड़ेगा और ऊपर से कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हम लोग का बराबर होगा, जो कि नॉर्मली एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। अब यहाँ पर लिखते हैं एट द टाइम at the time how much like, at a time how much order should be placed so that total cost will be minimum।
हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए एक बार में ताकि हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, तो हमें ईओक्यू बेसिस पे ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ईओक्यू कब मतलब कब हमारा ईओक्यू एप्लीकेबल होगा, उस पे क्या क्या एजम्पशन है। ईओक्यू हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर एनुअल रिक्वायरमेंट हमें पता हो। जैसे देखो, मैंने ये जो एग्जांपल दिया था ना यहाँ पर, तो मैंने बोला था कि 12 लाख यूनिट मुझे पूरे साल भर में चाहिए, ठीक है, ईयरली। तो मुझे ये जब तक पता नहीं होगा कि मेरा ईयरली रिक्वायरमेंट कितना है, हम ईओक्यू अप्लाई नहीं कर सकते। तो एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन इन एडवांस विथ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के साथ हमें एनुअल रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, नहीं तो यूके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। द इन्वेंट्री इज कंज्यूम्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। और जो इन्वेंट्री मतलब जो भी स्टॉक हम लोग लेंगे उसका जो कंजम्पशन है, वो ये एजम्पशन के साथ ईओक्यू बना हुआ है कि हम लोग कंजम्पशन इवनली करें। मतलब अगर पहले मंथ हम लोगों ने 10,000 यूनिट यूज किया, दूसरे मंथ भी 10,000 ही करेंगे, ये चीज होता है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन कांस्टेंट irrespective of size. ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगा, साइज के ऊपर वो चेंज नहीं होगा। जैसे मतलब ये यहाँ पर एग्जांपल में देखो, मैंने 10 रखा है तो 10 ही है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग कम कम ऑर्डर कर रहे हैं 1 लाख करके तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ और है, 12 लाख करेंगे तो कुछ और है, नहीं, दोनों ही केस में 10 करके ही होगा। तो वो चीज बोला है, वो एक एजम्पशन होना चाहिए। फिर द कैरिंग कॉस्ट इज computed as a fixed percentage of purchase price। तो कैरिंग कॉस्ट का जो परचेज परसेंटेज रहेगा, ठीक है, उसको हमेशा परचेज प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। द एनुअल कैरिंग कॉस्ट is computed on average inventory order। बोल रहा है कि ईयरली जो कैरिंग कॉस्ट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, हमेशा एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर वो कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर ईओक्यू इज द ऑर्डर साइज where the sum of annual ordering cost and carrying cost is the least and equal।
बोल रहा है ईओक्यू का जो ऑर्डर साइज होगा, जहां पर बोल रहा है कि द सम ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज लीस्ट एंड इक्वल, तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। ईओक्यू का तो बेस ही वही है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा और सबसे कम भी होगा। ईओक्यू चीपेस्ट वाला डेटा ही हमें बताएगा। सेवेंथ में परचेज प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। परचेज प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। तो इतना सारा चीज फॉलो होता है तभी जाके हम लोग ईओक्यू का अप्लाई कर पाते हैं। अच्छा, अगर इसका डायग्राम दिखा देते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा होता है, मान लो यहाँ 0 से लेके चल रहा है, 0, 5, 10, 15, 20, और इधर 10 से लेके 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो इधर लिखा जाता है कॉस्ट, इधर लिखा जाता है सेल्स, सेल्स का क्वांटिटी। ठीक है, और ये रुपीज में होता है। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो लाइन है वो कैसे बनता है, तो देखो कैरिंग कॉस्ट क्या होगा। कैरिंग कॉस्ट जो है, जितना क्वांटिटी बढ़ेगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, यानी कैरिंग कॉस्ट वाला जो लाइन है वो अपवर्ड होगा। कैरिंग कॉस्ट वाला लाइन जो है वो अपवर्ड होगा। नॉर्मल सा बात है, जब 5 था तब जो कॉस्ट होगा जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे ये इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से, ठीक है, जैसे जितना जितना मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, जितना जितना मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा उतना मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये अपवर्ड जो है अपवर्ड साइड जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, ठीक है, उतना मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। जैसे मान लेते हैं कि 20 होने से 10 है, तो 10 होने से 5 हो जाएगा, मतलब ये जो है डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए इसका। तो ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट ही हम लोग का ईओक्यू। अब ईओक्यू का फॉर्मूला देखो कैसे याद करेंगे हम। तो हमें पता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट ये होना चाहिए। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वहां पर मैंने तुम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है कैसे निकालते हैं वो समझाया था। कैसे निकाल लेंगे, पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर और एट द रेट जितना होगा वैसे, जैसे 12 बार था तो 12 इंटू 10 120, तो ये। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाला, टोटल डिमांड कितना था और हम लोग कितना करके खरीद रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एनुअल डिमांड या कंजम्पशन, पूरे साल भर में एनुअल डिमांड कितना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर। एक बार में हम लोग कितना यूनिट ऑर्डर करना चाह रहे हैं। तो एनुअल डिमांड जैसे मेरे एग्जांपल में था 12 लाख, मैंने बोला एक बार में 12 लाख ही ऑर्डर करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर बनना जाएगा। और 12 लाख यूनिट को अगर हम लोग एक एक बार में लेना चाहते हैं तो 12 बार लेंगे। अगर 6 बार में लेना चाहते हैं, मतलब 6 लाख करके लेना चाहते हैं तो 2 बार में होगा, या 2 लाख करके लेंगे तो 6 बार में होगा। तो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, ये करने से ही नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे लगता है। तो एवरेज मतलब क्या हो जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ हो जाएगा, एवरेज यानी हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी
ordered in a single order. Into carrying cost per unit per annum. कैरिंग कॉस्ट हमेशा साल भर का एक यूनिट के ऊपर कितना है वो बताता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे तो ये ऐसे बन जाएगा, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ये ही ईओक्यू हो जाएगा, क्योंकि ईओक्यू का मतलब ही है नंबर ऑफ यूनिट टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर। ये देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईओक्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ईओक्यू आ गया। डिवाइडेड सॉरी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल हाफ इनटू ये वाला भी ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू ए डी इंटू ओ सी ईओक्यू इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। तो ईओक्यू इक्वल टू हो जाएगा, ईओक्यू का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 इंटू ए डी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाई सी सी पर यूनिट पर एन। और क्योंकि ये ईओक्यू स्क्वायर आ रहा है, मतलब चाहो तो एक लाइन लिख के बता देते हैं। चलो एक लाइन लिख के बता देते हैं। ईओक्यू स्क्वायर आ गया, ईओक्यू स्क्वायर हो जाएगा 280 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ईओक्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 ए डी, ए सी भी लिख सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इस पे देखो हम लोग एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं जो अवेलेबल है। इलास्ट्रेशन 3 बोल रहा है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकालना है। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000 kg, और ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल टू, स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो हम लोग को ईओक्यू और जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, तो ईओक्यू निकालते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, ए डी का मतलब एनुअल डिमांड। ये सब डेटा हमें चाहिए, तो बोलो क्वेश्चन में एडी कितना है, या एसी कंजम्पशन भी बोल सकते 10,000। 10,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये वाला, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आ जाएगा। तो देखो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट पता है, स्टोरेज, तो स्टोरेज कॉस्ट एक कैरिंग कॉस्ट है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का खर्चा, तो स्टोरेज कॉस्ट ये नहीं कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये कैरिंग कॉस्ट लगेगा 8% ऑन बोला है एवरेज इन्वेंट्री पे, लेकिन हम लोग को देखो पहले हम लोगों ने देख लिया कि कैरिंग कॉस्ट किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, हमेशा कंप्यूट होना चाहिए ऑन एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर। एवरेज जो इन्वेंट्री ऑर्डर होगा
एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट को कैसे, ये एनुअल कैरिंग कॉस्ट, लेकिन सिर्फ कैरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस पे, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट जो है हमारा यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट में, इसका फिक्स्ड परसेंटेज तो हमारे पास है कितना, 8%। ये 8% लगेगा मेटेरियल के प्राइस, यानी 2 रुपए। तो 2 × 8%, तो 2 × 8% कितना हो जाएगा, 0.16। 0.16। अब ये पुट कर देते हैं तो ये क्यों आ जाएगा, 2 × 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.16। देखो, तो 2500। 2,500 kg, ठीक है, लिखना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग एक बार में 2500 किलो करके ऑर्डर करेंगे तो हमारे लिए ये सबसे सस्ता होगा, मतलब इससे सस्ता नहीं हो सकता है, ठीक है, इसी में हमारा सबसे सस्ता है। अच्छा, अब हम लोग को और एक चीज भी कैलकुलेट करने बोला है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन ए ईयर, एक साल में कितना बार ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, वो तो मैंने यहीं पर समझा दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा। तो हमें जितना चाहिए, और हम लोग कितना करके ऑर्डर कर रहे हैं, हमें चाहिए पूरा 10,000 kg, और हम लोग एक बार में 2500 किलो करके ऑर्डर कर रहे हैं, तो फिर हमें कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 4 बार। 4, 4 टाइम्स। इलास्ट्रेशन इसमें हमें कैलकुलेट करने बोला है, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इन ए न्यू प्राइस ऑफ, अच्छा पहले ईओ क्यू निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ईओ क्यू निकालेंगे सबसे पहले। इलास्ट्रेशन ईओ 2 × AD × OC, या फिर AC भी लिख सकते हो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बोलो एनुअल डिमांड कितना लिखे, 5,000। 5,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो, 16। 16। कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, हम और अलग अलग यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एग्जाम में ठीक से प्रेजेंटेशन कर लो तो हो जाएगा, ठीक है, अभी हम नॉर्मल ऐसे ही करते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट कौन कौन सा है, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मैंने लिखवाया भी समझाया भी कि अगर हम लोग मटेरियल खरीदने के लिए, रखने के लिए लोन वगैरह ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस रेट, मतलब अगर मटेरियल वेस्टेज हो जाए उसके लिए जो रेट एप्लीकेबल है, तो ऑब्सोलेसेंस रेट। तो ये सारे जो है कैरिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, 2%, 12%, 6%। और ये सारा परसेंटेज किस पे लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही किया क्वेश्चन, इसके पहले वाला दिखाया भी, लिखवाया भी है। यूनिट प्राइस। हाँ, मतलब परचेज प्राइस पे मटेरियल का, तो 20 × 2% प्लस 12% प्लस 6%, देख लेते हैं, 12 और 6%। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करना। तो 2 × 5,000 × 6 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 6 2 8, 20% डिवाइडेड बाई 20%, 20% इक्वल, इसका रूट 1
200 आना चाहिए, क्या गलत है? 200. 20 How much? 200 यूनिट सही हो क्यों निकल गया? अब हम लोग को बोला है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब कौन कौन सा आएगा? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या पढ़ रहा था? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो हमारे यहाँ पर तीन ही होता है, एक परचेज प्राइस, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट। बोलो क्या परचेज प्राइस क्वांटिटी कम ज्यादा होने से चेंज होगा? तो फिर वो भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगा। ऑब्वियसली होगा, ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो परचेज प्राइस ज्यादा होगा, कम क्वांटिटी लोगे तो परचेज प्राइस कम। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये भी क्या हम लोग का वेरिएबल होगा? हाँ होगा, क्योंकि ऑर्डर कम ज्यादा करने पे हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम ज्यादा होगा। जैसे अगर एक बार में ऑर्डर करते हैं तो एक ही बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, 5 बार भी करोगे तो 5 बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। सेम फॉर कैरिंग कॉस्ट, मतलब बेसिकली ये तीनों कॉस्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो परचेज प्राइस कितना होगा बोलो? मतलब हमें क्या निकालना है? टोटल मतलब पूरे साल भर का। तो 5,000 यूनिट अगर हमारा डिमांड है और यूनिट प्राइस 20 है तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? 5,000 एट द रेट ऑफ 20 करके। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना बार ऑर्डर करेंगे? 5,000 यूनिट, और एक बार में हम 200 यूनिट करके ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इससे डिवाइड करने से नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो की है 16। और कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? हाफ इंटू ईओक्यू, ईओक्यू 200 है, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कि 20, और ये कितना आ रहा है? 20 इंटू कितना परसेंट है? 6, 2, 2, 4, मतलब 14 और 6, 20%। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1 लाख, और ये हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 16, 400. 400, और ये होगा 100, 2,000 का 20%, 400। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 1,08,000। फिर बोल रहे डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ ए न्यू प्राइस ऑफ 12.80 इज यूज्ड। मतलब जो यूनिट प्राइस है वो 20 के जगह अगर 12.80 हो जाए तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट का मतलब वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आ जाएगा परचेज प्राइस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो परचेज प्राइस डिमांड तो वही रहेगा, डिमांड में तो कोई चेंजेस नहीं बोल रहा है, 12.80 का। ऑर्डरिंग कॉस्ट 5,000 यूनिट का डिमांड है, एक बार में 200। अच्छा, अगर हम लोग अगर हम लोगों का परचेज प्राइस चेंज होगा तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चेंज होगा। अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चेंज होगा तो हम लोग का ईओक्यू भी चेंज होगा। तो परचेज प्राइस चेंज होने पे ईओक्यू कितना हो जा रहा है वो निकालना। ईओक्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5,000 इंटू 16, 2 इंटू 5,000 इंटू 16 ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई 12.80 पे 20%, वो सब मिला के तो कितना आ रहा है देखो। Two 51. 250 नहीं आ रहा है पूरा। 251 या 252 आ रहे हैं. 2.56, तो 2 इंटू 5,000 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.56।
250 डायरेक्ट आ रहा है, मेरा तो एग्जैक्ट 250 है। तो अगर 250 मेरा जो है ईओ क्यूब हो जाएगा तो उस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर मेरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले सॉरी कम हो जाएगा क्योंकि पहले 200 करके आ रहा था इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस में चेंजेस है। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू ईओ क्यूब जो कि 250 है इंटू 12 पॉइंट मतलब 2.56 आया, उसका पूरा टोटल हम लोग कर चुके हैं पहले 2.56। ये वाला कैलकुलेट करना है 2.56 तो कितना आ जा रहा है, पहला वाला 5000 इंटू 12.8, सिक्सटी 4,000, 5,000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 60, 320। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो रहा है ना, कम हो जा रहा है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया है, इसीलिए देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले से कम हो गया टोटल। और कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि ईओ क्यू निकाल के कर रहे हैं तो बिना कैलकुलेट किए ही बोल सकते हैं ये भी 320 ही आएगा क्योंकि हम लोग ईओ क्यू के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ईओ क्यू का मतलब है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर, ठीक है। तो 250 चाहो तो चेक करके देख, 320 तो 320 और 320 मतलब 640, 64,640 ये हो जाएगा। ये तो अभी सीख रहा है, सीखा ही नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट इन 6 इंस्टॉलमेंट। मतलब 36,000 यूनिट का उनका एनुअल डिमांड है जो कि वो 6 इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। तो बोल रहा है कि ईच यूनिट कॉस्ट 1 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट 225, मतलब परचेस प्राइस है एक यूनिट का 1 रुपया मेटेरियल का और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपया। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। कैरिंग कॉस्ट बोल रहा है 20% लगाना है परचेस प्राइस पे जिसको इन्होंने यूनिट वैल्यू बोल रखा है यानी 1 रुपीज पे। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी का टोटल कॉस्ट कितना होगा तो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में आ जाएगा परचेस प्राइस। परचेस प्राइस कितना होगा 36,000 इंटू 1। 36,000 यूनिट का डिमांड है 1 रुपया करके, ठीक है। यूनिट सारा लिखना पड़ता है, मतलब 36,000 यूनिट इंटू रुपीज 1, रुपीज 1 पर यूनिट, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कॉस्ट में अगर यूनिट नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाता है, ठीक है। और आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कितना सारा ऑर्डर होगा बोल ही दिया है 6 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो 6 इंस्टॉलमेंट और एक एक इंस्टॉलमेंट में 25 रुपए करके एक ऑर्डर का, तो 6 ऑर्डर का 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा 150। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो हाफ इंटू ईओ क्यू। अच्छा ईओ क्यू बोलो कितना है, ईओ क्यू मतलब एक बार में जितना ऑर्डर कर रहे हैं 36,000 यूनिट चाहिए, हम लोग 6 बार में ऑर्डर कर रहे हैं तो हर एक बार में कितना करके ऑर्डर कर रहे हैं 36,000 यूनिट्स चाहिए, हम लोग 6 टाइम्स में ऑर्डर करेंगे तो हर एक बार कितना करके ऑर्डर करेंगे, क्वांटिटी कितना होगा 6,000। 6,000, ठीक है। तो 36,000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये मेरा ईओ क्यू हो गया। इनटू इसमें क्या लगेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कि है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू यानी 1। तो कितना आ जाएगा, ये 12, ये 3,000, 3,000 इंटू 20%, 600। ऐसा। तो इसका मतलब क्या ये ईओ क्यू है,
मतलब ये जो क्वांटिटी है 6000, क्या ये ईओक्यू है? नहीं मैम। नहीं, ईओक्यू होने से ये दोनों इक्वल होता, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए ये ईओक्यू नहीं है। टोटल हो रहा है 36,750 टोटल कॉस्ट, ठीक है। और हम लोग को बाद में बोला है कि कैलकुलेट हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगर ईओक्यू में ये लोग शिफ्ट हो जाए तो इनका कितना पैसा बचेगा। तो सबसे पहले ईओक्यू निकालते हैं, अगर ईओक्यू में शिफ्ट हो जाए कितना पैसा बचेगा, 2 × एनुअल डिमांड जो कि है 36,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 करके, ये सब यहाँ से देख के लिख रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 20% इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20% इक्वल, और ये रूट, तो 3000, ठीक है। 3000 यूनिट एक बार में ऑर्डर करना पड़ेगा अगर ईओक्यू फॉलो करेंगे। तो हमारा सेविंग्स कितना हुआ उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू। ईओक्यू के हिसाब से अगर चलते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, सबसे पहले परचेस प्राइस। तो परचेस कितना करना है, डिमांड तो उतना ही है, 36,000 यूनिट ही खरीदना है 1 रुपए करके, उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस हो। फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डर हो जाएगा, तो 36,000 मुझे चाहिए और एक बार में हम 3,000 करके ऑर्डर करेंगे, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपए, तो कितना सारा ऑर्डर हो जाएगा, 12 12 ऑर्डर हो जाएगा, 12 टाइम्स 12 इंटू 24, 300 का ऑर्डर होगा। अब कैरिंग कॉस्ट भी कितना आ जाएगा, बिना कैलकुलेट किए बोल सकते 300, क्योंकि ये यूक्यू पे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन दिखाना पड़ेगा हाफ इंटू यूक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, तो 3000 इंटू 20%। डिवाइडेड बाई 300, तो 300 300 600, 36,600। तो क्या हम लोग का कुछ सेविंग्स हुआ, 36,750 हो रहा था, ईओक्यू करने पे 36,600 हुआ, तो कितना सेविंग्स हुआ वो देख लेते हैं, वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मनी कैन बी सेव्ड बाई, कितना पैसा बचेगा, 150। 150 रुपीज जो है हम लोग बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला है ईओक्यू कैलकुलेट करने, स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, मतलब शायद सप्लायर ने कोई डिस्काउंट ऑफर हमें दिया है। देखो, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एक स्पेशल प्रोडक्ट जिसके लिए कंपोनेंट चाहिए जिसका नाम है अल्फा, मतलब रॉ मटेरियल जो है उसका नाम है अल्फा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड, एनुअल डिमांड 8,000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा मतलब मेटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% है। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%, मतलब अगर ह्यूज क्वांटिटी में खरीदा जाए तो कंपनी को बोला गया है कि आपको 4% और डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब जो खरीदने में मेरा 400 रुपए लग रहा है एक यूनिट, वो फिर कितने में मिलेगा मुझे 4% डिस्काउंट होने से। 400 रुपए का 4% डिस्काउंट कितना होता है, 16 होता है शायद, तो 16 माइनस करने से ही पता चल जाएगा। 384। 384, तो लेकिन ये एवल तभी कर सकते हैं, हमें उसके लिए कितना खरीदना पड़ेगा, एट ए टाइम 4,000 कंपोनेंट खरीदना पड़ेगा, तभी जाके ये 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या हमें ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे पता करेंगे कि बिना डिस्काउंट लिए हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, और अगर हम लोग डिस्काउंट लेते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है। तो फिर अगर डिस्काउंट लेने पे अगर टोटल कॉस्ट कम पड़ता है तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो उसके लिए पहले ईओक्यू निकालेंगे और ईओक्यू के बेसिस पे टोटल कॉस्ट देखेंगे, फिर 4,000 साइज के बेसिस पे टोटल कॉस्ट देखेंगे और कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं।
तो EOQ हो जाएगा 2 इंटू एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड यहीं से देख देख के लिख लेते हैं 8,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 200 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 400 रुपए है और कैरिंग कॉस्ट है 20%। ये देखो 400 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 20%, तो EOQ कितना हो जाएगा? ये 400 कट गया, 8,000 बाई 20% और उस पे रूट 200। 200। 200 200 400, ये 400 ये 400 तो कट जाएगा। 8,000 डिवाइडेड बाई 20%, तो बहुत ज्यादा होना चाहिए 20%। हाँ अब ठीक है। ये देखो 200 यूनिट, ठीक है। अगर हम लोग EOQ बेसिस पे करते हैं तो फिर क्या होता है? तो लिखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, एग्जाम में लेकिन थोड़ा बहुत ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट करके नहीं आ सकते। कैलकुलेशन ऑफ EOQ, फिर 2 इंटू, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला में जो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो लिखो, उस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन EOQ ऑर्डर्ड, अगर हम लोग EOQ बेसिस पे ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड। तो फिर क्या हो? तो परचेज प्राइस, तो सबसे पहले परचेज प्राइस देखो, तो इस केस में परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? 8,000 यूनिट इंटू 400 कर दो। 8,000 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 32 लाख। और अगर यहाँ देखे परचेज प्राइस, तो ये परचेज प्राइस के अगेंस्ट में इधर भी लिख रहे हैं 8,000 यूनिट, तो डिमांड यहाँ भी है, लेकिन 400 के ऊपर हमें, मतलब 400 रुपए का हमें 4% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कितना पे करना पड़ेगा? 4% कम देंगे तो कितना पे करेंगे? 96%। वो करने से भी आंसर आ जाएगा, या फिर 4% हटाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो इस केस में कितना आ जाएगा? 8,000 इंटू 400 इंटू 96%, 30,72,000। 30,72। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 8,000 डिमांड है, हम लोग 200 करके ऑर्डर करेंगे अगर EOQ कर रहे हैं, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 करके, तो फिर यहाँ पर 8,000 रुपये आ जाएगा। और इधर 8,000 का डिमांड है, हम लोग एक बार में कितना हमें लेना पड़ेगा? मिनिमम 4,000, मतलब 4,000 लेने पे ही डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 2 बार ऑर्डर करेंगे 200 रुपए करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 400। ठीक है। अच्छा, यहाँ कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हैं 8,000 ही होगा, क्योंकि ये EOQ है, तो हाफ इंटू EOQ मतलब 200 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 400 का 20%। यहाँ पर हो जाएगा 400 और ये हो गया 100। 8,000 आ रहा है, ठीक है। और इधर कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? हाफ इंटू EOQ। EOQ मतलब यहाँ EOQ बोलने से यहाँ 4,000 है क्वांटिटी, ठीक है, EOQ तो है नहीं, 4,000 क्वांटिटी है। और यहाँ जो हम लोग का कैरिंग कॉस्ट है वो किस पे लगेगा? 400 रुपए का 96%, ये हो गया मेरा परचेज प्राइस, इस पे लगेगा 20%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू 400 इंटू 96% इंटू 20% डिवाइडेड बाय, मतलब 1,53,600।
तो 1,53,600 प्लस 400 प्लस 30,72, तो ये हो गया 32,26,000। और ये इधर वाला कितना हो रहा है? 32 लाख और 8,000 8,000 16,000, 32,16,000। तो क्या हमें डिस्काउंट वाला ऑफर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? टोटल कॉस्ट इसमें 32,16,000 पड़ रहा है, जबकि इसमें 32,26,000 पड़ रहा है। तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो जो कम है वही उसी पे शिफ्ट होना चाहिए ना। 32,16,000 कम होता है, जबकि डिस्काउंट लेने के बाद भी हमारा खर्चा 32,26,000 पड़ रहा है, तो हमें डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर इफ EOQ इज एडॉप्टेड। अगर हम लोग EOQ लेते हैं तो ही लोअर होगा। हेंस इट एडवाइज्ड नॉट एक्सेप्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट हमें इसका मतलब नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में